हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं वेक्टर एनालिसिस। ये पहला लेक्चर है वेक्टर एनालिसिस का। वेक्टर एनालिसिस में हम लोग दो ब्रॉड चीज सीखने वाले हैं। पहला, वेक्टर एनालिसिस को मैंने दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस किया है। पहला एक वेक्टर अलजेब्रा, अलजेब्रा होने के बाद फिर हम लोग एंटर करेंगे वेक्टर कैलकुलस में। दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंट मतलब सिग्निफिकेंस है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ वेक्टर अलजेब्रा ही पढ़ूंगा या वेक्टर कैलकुलस ही पढ़ूंगा। आपको कैलकुलस समझने के लिए, वेक्टर का कैलकुलस समझने के लिए वेक्टर का अलजेब्रा आना जरूरी है। तो दोनों मतलब हैंड इन हैंड चलते हैं, एक के बिना दूसरा का काम नहीं चलता, इसलिए आपको दोनों ही पढ़ने हैं। तो एकदम फंडामेंटल से हम लोग स्टार्ट करें। वेक्टर्स का आइडिया बहुत लोगों को होता ही होगा बचपन से। तो स्टार्टिंग के कुछ दो चीन मतलब 2 3 4 5 जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा, स्लाइड से बोल सकते हो, तो वो सब रिकैप चलेगा आपका। 11th और 12th में आपने वेक्टर्स में जो फंडामेंटल्स सीखे थे वो सब रिकैप चलेगा। फिर धीरे 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 चीजें कॉम्प्लिकेट होती चली जाएंगी, फिर हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, देखो वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस। तो सबसे पहले वेक्टर एनालिसिस में पढ़ने के लिए आपको एकदम स्टार्ट करना पड़ता है वेक्टर होता क्या है। फाइनल ये सबको पता है। अरे देखो, रिकैप कर लो। वेक्टर्स जैसे क्वांटिटीज को हम लोग क्लासिफाई किए थे ना, स्केलर्स, वेक्टर्स, फिर एक नया नाम आ गया था टेंसर्स। तो टेंसर्स को फिलहाल साइड करते हैं, टेंसर्स वाले कॉन्सेप्ट को यहां पे इंट्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें। ठीक है, ऐसा आप बोल ही सकते हो कि जो स्केलर है ना वो भी एक तरह का टेंसर है, जो वेक्टर भी है ना वो भी एक तरह का टेंसर है। एक्चुअली सब कुछ टेंसर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन टेंसर एनालिसिस छोड़ दीजिए। जिनको पढ़ना है टेंसर एनालिसिस वो अलग सा कोर्स है, वो पढ़ेंगे। वेक्टर एनालिसिस में हम लोग टेंसर्स को टच नहीं करेंगे, टेंसर नाम तक नहीं लेंगे, क्योंकि वेक्टर मतलब वेक्टर, आप वेक्टर को ही पढ़िए। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के दोनों में से कोई अगर मिसिंग है तो आप नाप नहीं सकते। वेक्टर को मेजर करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, उसको मेजर करने के लिए आपको डायरेक्शन होना अनिवार्य है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट लेक्चर देखो जाकर के, हम बताए थे वेक्टर्स को लिखने के दो तरीके, एक फिजिक्स में लिखते हैं, एक मैथ्स में लिखते हैं। ठीक है ना, तो मैथ्स में जो हम लोग किए वो लीनियर अलजेब्रा में वो अलग अलग चीज, स्पेस वगैरह सब दिख, उसका नोटेशंस, रिप्रेजेंटेशंस बिल्कुल अलग था। वो वेक्टर्स की दुनिया थी। वेक्टर स्पेस में थे, हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखते थे या पैरेंथेसिस में लिखते थे, कभी रो में लिखते थे, कभी कॉलम में लिखते थे, है ना। तो वो अलग रिप्रेजेंटेशन था। अब यहां पे जो एप्लीकेशन हम लोग लेंगे वेक्टर्स का, वो फिजिक्स वाले नोटेशन से लेंगे। मतलब इसमें हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? एरो से। तो वेक्टर्स को शो करने के एरो वाला तरीका है, जो फिजिक्स वाला तरीका है, वो यहां पे अप्लाई करेंगे। तो वेक्टर्स के दो पार्ट हैं। देखो ये वेक्टर है ना, एक एरो, तीर। तो तीर का जो मुंडी होता है उसको बोला जाता है हेड। तीर का जो पीछे वाला होता है उसको बोलते हैं टेल। अरे टेल किसको बोलते हैं, कभी देखे हो वो महाभारत या ऐसा कुछ तो था ना, तीर मारेंगे इस तरह से, तो तीर के पीछे में ऐसा कुछ रहता है ना, पूंछ। तो ये जो तीर इसको रहते हैं, इसको बोलते हैं टेल बोलते हैं, इसको वो हेड बोलते हैं। हेड ऑफ द वेक्टर, टेल ऑफ द वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड क्या, कौन कौन बताएगा उसका मैग्नीट्यूड? जिसका जितना लेंथ होगा ना इसका, वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। तो लेंथ ऑफ द एरो विल शो योर मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन ऑफ द एरो, किधर जा रहा है ये वेक्टर आपका, इधर जा रहा है या इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। मतलब यहां पे देखो एरो का डायरेक्शन देखो किधर है। तो ये एरो का डायरेक्शन एक्चुअली बताता है कि वेक्टर्स का डायरेक्शन किधर है। ठीक है ना। टेल टू हेड की ओर, पूंछ से मुंडी की ओर, पूंछ से मुंडी की ओर। तो वही उसका वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जैसे यहां पे लिखा मैंने ए और बी। इस टेल वाले पॉइंट पे मैंने नाम दिया है ए, इस हेड वाले पॉइंट पे नाम दिया है बी। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इसको मैं लिखूंगा ए बी वेक्टर। कहां से कहां? टेल से, पूंछ से मुंडी की ओर। देखो पूंछ से मुंडी की ओर, तो मैंने लिखा ए बी लिख दिया, फिर पूंछ से मुंडी की ओर। ये रहा मेरा ए क्या है, टेल, बी क्या है, हेड। ठीक है। उसी तरह से सी डी वेक्टर अब देखो नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, किधर से किधर, पूंछ से मुंडी की ओर। तो सी है मेरा पूंछ और डी है मेरा मुंडी, तो सी से डी की ओर। तो एरो हमेशा इधर ही रहता है। कभी भी आप ए बी वेक्टर ऐसे शो नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, या बी ए वेक्टर शो कर रहे हैं ना, तो इतना उल्टा लिखने का क्या जरूरत है। अगर आपको बी ए वेक्टर ही दिखाना है, अगर मान लो आपको डायरेक्शन बी से ए तक जाना है, तो पहले बी लिखो ना, फिर ए लिखो, ऐसे लिखो। क्यों उल्टा ऐसे कर क्यों जा रहे हैं हम लोग? ठीक, वैसे तो नहीं जाएंगे ना।
तो कभी भी वेक्टर को हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप ऐसे टू ऐसे दिखा सकते हैं बट थोड़ा ऑड लगता है ना, तो हम उतना ऑड क्यों दिखाएं, ठीक है। तो हम ये कन्वेंशन फॉलो करेंगे। साथ ही साथ आपके टेक्स्ट बुक्स में या आपके क्वेश्चन पेपर में वेक्टर्स को लिखने के भी और अलग अलग फंडामेंटल्स हैं। क्या? एक बोल्ड लेटर्स में लिख देता है, थिक करके, फॉन्ट को थिक कर देता है। देखो यहाँ पे फॉन्ट को मैंने थिक कर दिया, मोटा से ए लिखा है, मोटा बी लिखा है, मोटा सी लिखा है। तो मोटा जो लिखा है ना, थिक लेटर्स, ये भी वेक्टर रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। लेकिन आप बुक तो नहीं छाप रहे, बुक तो नहीं लिख रहे, प्रिंट तो नहीं कर रहे, कंप्यूटराइज तो नहीं है, आपको हाथ से लिखना है, तो थिक बार बार कितना आप ड्राइंग करेंगे। तो इसलिए आप थिक लेटर नहीं लिख करके आप पतला ही लेटर लिखिए, लेकिन माथे में एक एरो लगा दीजिए, तो मतलब हो गया वेक्टर। तो चाहे इस तरह का सिंबल हो, चाहे इस तरह का सिंबल हो, तो कंफ्यूज नहीं होता है, होना है, ठीक है। मैं जब पढ़ता था तो मेरे को कंफ्यूज हो जाता था, अरे वेक्टर, इसके माथे में तीर कहाँ गया। तो जब मोटा होता है ना, जब थिक होता है लेटर्स, तो माथे में तीर नहीं होता। इसका बाय डिफॉल्ट आपको समझ जाना है कि इसका यही मतलब है, क्या है, ए के माथे पे वेक्टर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। तो मैंने क्या शो किया यहाँ पे, ये दिखाया कि ठीक है, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, ए का वेक्टर मतलब इधर कुछ जा रहा है ऐसा, डॉट 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 करके, और जो टेल है ना वो इधर ऐसा कुछ जा रहा है, ठीक है। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है। उसी तरह से बी वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है, सी वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है। हमको ये पता चल रहा है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीनों तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सब पैरेलल हैं। तो इसलिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीनों के तीनों पैरेलल है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग को यूनिट वेक्टर का थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। कोई भी वेक्टर आप रिप्रेजेंट करें ना, तो हर वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है? एक यूनिट वेक्टर होता है। उसको हम लोग कैसे शो करते हैं? वेक्टर जिस लेटर का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मान लो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो माथे पे क्या करो, टोपी पहना दो उसको। इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ा जाता है ए कैप या फिर हैट। देखो टोपी है ना, टोपी पहना दियो ना, ए को टोपी पहनाओ या उसको हैट पहनाओ, तो इसको हम ए कैप बोलेंगे या ए हैट बोलेंगे। तो ए कैप का मतलब है ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, उसकी यूनिट वेक्टर कितना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस वेक्टर को पहले न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना होगा। ये जो सिंबल है ना, ये किस चीज का सिंबल है? मैग्नीट्यूड का। तो आप इसको लिखेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे? मॉड ऑफ ए वेक्टर। इसको पढ़ा जाता है मॉड ऑफ ए वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। कुछ लोग मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, तो जो बोलना है बोलिए। मैग्नीट्यूड वेक्टर, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, उसका कितना वैल्यू है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखो, जैसे ये वेक्टर है ए वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर का मतलब उसका सपोज मान लो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करके कुछ आया, इतना लेंथ का कुछ यूनिट वेक्टर आया, तो उसी लेंथ को मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो अब देखो तो कितना यूनिट वेक्टर्स मिल करके ये वेक्टर बना है। तो एक ब्लू वेक्टर, फिर रेड, फिर ग्रीन पार्ट, फिर ब्लू पार्ट, फिर रेड पार्ट करके, है ना। तो 1 2 3 4 5, तो ये इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 5 यूनिट्स का है ये वाला जो वेक्टर है, ये पूरा का पूरा बड़ा वाला जो वेक्टर है, ये 5 यूनिट्स का है। उसमें से एक यूनिट आपका ये था, दूसरा यूनिट ये है, तीसरा यूनिट ये, चौथा यूनिट ये, 5 यूनिट है। तो कोई भी वेक्टर आप दुनिया के कोई भी वेक्टर ले लीजिए, हर वेक्टर अपने यूनिट वेक्टर से बना हुआ है, ठीक है ना, अपने यूनिट वेक्टर से बना हुआ है, ठीक। तो यहां पे देखिए मैग्नीट्यूड, यहां पे अब क्या दिख रहा है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम बोलेंगे सर यहां पे जो मैग्नीट्यूड है ना इस वेक्टर का, वो है 5 यूनिट्स, ठीक है। तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ए वेक्टर हो जाएगा मेरा ए कैप से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें ए मॉड ऑफ दिस, तो मतलब ए कैप इंटू 5, मतलब 5 इंटू ए कैप। तो ये जो ए कैप है ना, ये और कुछ नहीं, ये वाला चीज है, इसका 5 गुना। ये जो एक वेक्टर है इसका 1 2 3 4 5, इस यूनिट वेक्टर में 5 गुना हम कर दें, 5 टाइम्स कर दें, तो हमको ये पूरा का पूरा वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे? सिंपल सा एक रूल है कि ट्रायंगल लॉ आपको लगा देना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कर देना है। ट्रायंगल लॉ कहने का ये मतलब होता है कि जैसे मान लो एक वेक्टर है
और दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच में आपको एडिशन करना है। तो एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। सपोज अभी तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना, आपको ट्रायंगल जैसा नहीं दिखेगा। सुनो, जैसे मान लो एक हवा में इस तरह से कोई एक ए वेक्टर इस तरह से कोई पड़ा हुआ है, पड़े रहने दो, और एक बी वेक्टर मान लो कुछ इस तरह से हवा में इस तरह से कोई पड़ा हुआ है, बी वेक्टर। आपको बोला कि इस वेक्टर को जोड़ दीजिए इस वेक्टर के साथ में। तो इसको जोड़ने का तरीका क्या है पता है? सबसे पहले आप ये वाला वेक्टर को उठा लीजिए, ये वाले वेक्टर को आपने उठाया, देखो इस वाले वेक्टर को उठा लिया। अब क्या करना है, जिस वेक्टर को जोड़ना है उसका पूंछ पकड़ो। क्या पकड़ोगे? मुंडी नहीं, उसका पूंछ पकड़ो। तो इस वेक्टर को जोड़ना है तो इस वेक्टर का पूंछ पकड़ा मैंने, और इस वेक्टर को पूंछ पकड़ करके इसके मुंडी के साथ अटैच कर दिया। क्या किया? इसके पूंछ को इसके मुंडी के साथ इस तरह से अटैच कर दिया। तो ये वाला जो वेक्टर है मेरा, हम इसको उठा लिए, इसका नाम है मेरा ए वेक्टर। और ये वाला जो बी वेक्टर है, इसको इसकी पूंछ को उठा करके इसके मुंडी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो यहां पे तो ये बन जाएगा मेरा बी वेक्टर। ठीक है, अब सवाल उठता है सर ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे? तो सुनो, ए वेक्टर इधर जा रहा है और क्या रूल था कि उसके पूंछ को इधर इसके मुंडी में ऐड करना है। तो तुमको तो ये कॉमन सेंस बोल रहा है कि हम अगर ऐसे रखें, दूसरा वेक्टर भी तो जाने की ही कोशिश करे होगा, वापस तो रिटर्न करने की कोशिश नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये वाला वेक्टर ऐसा है और जो दूसरा वेक्टर है वो होगा उसी डायरेक्शन में होगा। जैसे मान लो इस डायरेक्शन है ना, तो हो सकता है कि इधर हो या ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन जो भी होगा वो आगे ही जाने का कोशिश कर रहा होगा, पीछे घूम करके आने का कोशिश नहीं कर रहा होगा। इतना तो क्लियर है। तो एक ए वेक्टर हो गया, दूसरा बी वेक्टर हो गया। दोनों का एडिशन करने के लिए आपको क्या करना है, जो पहला वेक्टर था ना, उस पहले वेक्टर के पूंछ पे जाओ। कहां पे जाओगे? पहले वेक्टर के पूंछ पे जाएंगे, और जहां आपका लास्ट वेक्टर एंड किया है वहां तक इस पूंछ को ऐसे कनेक्ट कर दो। ये बन जाएगा मेरा ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर। आए समझ में? ठीक है, तो आप ए वेक्टर को उठा लीजिए, दूसरे वेक्टर के पूंछ को इसके मुंडी से कनेक्ट कर दीजिए, और जहां आपने स्टार्टिंग पॉइंट लिया था वहां से लेके आपने एंडिंग पॉइंट तक एक तीर मार दीजिए। तो जो आपने लास्ट में तीर मारा है वही उसी का मतलब है ए वेक्टर और ये वेक्टर का समेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो अभी मैंने सिर्फ दो वेक्टर लिख के दिखाया, अभी करेंगे कॉम्प्लिकेट। सुनो, तो यहां पे वही चीज है, एक वेक्टर है ये, बी वेक्टर है ये, इस दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा बताओ तो? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, मतलब यहां से लेके एंडिंग पॉइंट तक, तो ये सी वेक्टर हो गया। तब हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। क्लियर है? सर क्या ये जरूरी है कि सर ये सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में होंगे? अरे बिल्कुल भी जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक ही प्लेन में हो। वेक्टर्स का मजा तभी तो है जब वो हवा में हो, प्लेन में करने से क्या है, कोई मजा नहीं है। वेक्टर्स का मजा तभी है जब आपके वेक्टर्स जो है ना हवा में हो, हवा में, स्पेस में। ठीक है, ठीक है, चलो अभी तो क्या करते हैं, ये तो वेक्टर ये दिखा। अब देखो एक और चीज, मैं डायरेक्शन थोड़ा सा अटपटा टाइप का करूंगा, फिर आपको ऐड करके दिखाता हूं। सपोज मान लो ए वेक्टर है इधर और आपका बी वेक्टर है, सपोज मान लो कुछ इस तरह से, या इधर मैं इधर देख काफी दूर में दिखा दे रहा हूं इस वेक्टर को। किधर दिखाऊं? हाँ चलो उधर, एक उस कोने में चला गया एक वेक्टर। एक वेक्टर मेरा इधर डांस कर रहा है, इधर जाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा वेक्टर मेरा उधर जाने की कोशिश कर रहा है। आपको बोला बेटा दोनों को पकड़ के लाओ, जोड़ दो। तो क्या करोगे? यहां पे दो चीज कर सकते हो। पहला कि तुम इसको पकड़ोगे, इसको पकड़ करके उठा करके दूसरे वाले के पास लेके आओ, या फिर इसको उठा करके इसके पास लेके जाओ। दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों ही तरीके सही हैं। क्या बोले हम? दोनों में से किसी ना किसी को तो, एक होता है ना कि झगड़ा हो जाता है दोनों में, तो किसी को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि नहीं? तभी तो बात, रिश्ता फिर से जुड़ता है ना। मान लो अगर दोनों अपने एटीट्यूड में, तो कभी जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। तो इसको उठ करके इसके पास जाना पड़ेगा, या फिर इसको उठ करके इसके पास जाना पड़ेगा। तो हम अभी मान रहे हैं ठीक है ये अभी ढीठ है थोड़ा, इसको रहने दो इस तरह से। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले वेक्टर को यहीं छोड़ दे रहे हैं, इस वाले वेक्टर को यहीं छोड़ दे रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, दूसरा वाला वेक्टर को उठाया मैंने, सुनो, दूसरा वाला वेक्टर को उठाया। अब कैसे कनेक्ट करना रहता है? दूसरे वाले वेक्टर के पूंछ को
पहले वाले वेक्टर के मुंडी के साथ कनेक्ट कर दो। तो यहां उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको उठा करके क्या मैं इधर लिख सकता हूं? बिल्कुल। तो ये बी वेक्टर उधर जा रहा है ना, तो उतना ही मैग्नीट्यूड का मैं इधर दिखा दे रहा हूं ऐसा। ये बी वेक्टर इधर गया, ये बी वेक्टर मेरा चला गया इधर। ठीक है, आया समझ में? अब सुनो, ये वाला ए वेक्टर इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था। अब क्या करना है? मैंने आपको रूल बताया है कि पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यहां से आप तीर मारो किधर? जहां दूसरा वेक्टर एंड किया है, तो इसको आप तीर मारोगे इधर। तो आपने इधर तीर मारा तो बोला सर ये वेक्टर जो है ना, यही वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आप बोलिएगा ये क्या है? दिस इज माई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आया समझ में? ये रह गया मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आया? ठीक है, तो इसको इधर मारा, इसको इधर मारा, तो ये बन गया तुम्हारा, इधर से करोगे तो क्या बन जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसको भी ऐड करने के बहुत बहुत सारे तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। तुमको अगर क्या हो रहा है, सपोज मान लो तुमको कंफ्यूजन लग रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? सर यहां पे तो हमको कुछ अटपटा टाइप का लग रहा है, तो हम एक काम करते हैं ना, तो हम इसको दूसरे तरह से ऐड कर सकते हैं। पहले हम इस वाले वेक्टर को लेते हैं, पहले हम इस वाले वेक्टर को लेते हैं, उसके बाद फिर हम बी वाले वेक्टर, इस ए वाले वेक्टर को उधर ले लेते हैं। तो ठीक है, चलो हम क्या किए, ये वाला वेक्टर मेरा इधर है, दूसरे वाले वेक्टर मेरा ए है, तो मैंने क्या किया, इस वाले पूंछ को इसके मुंडी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो देखो यहां पे अब मैं कर रहा हूं, इस वाले वेक्टर का मुंडी के साथ इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ठीक, क्या किया, इसको ऐसे फिर ऐसे हो गया। ये वाला ए वेक्टर तो इधर ही जा रहा था ना, तो जाने दो इसको इधर। ये वेक्टर मेरा बी वेक्टर था, ये वेक्टर मेरा ए वेक्टर था। जो क्लोजिंग साइड होता है ना, क्लोजिंग साइड मतलब यहां से आपने स्टार्ट की थी और यहां आपने एंड किया, तो इधर जब जाओगे तो ये वाला वेक्टर मेरा कहलाएगा ए वेक्टर। अब देखो यहां पे क्या कहलाएगा ये, इसको आप बोल सकते हो, जैसे यहां पे देखो देखो गौर से, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर। क्या बोले? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर। यहां पे क्या बोले थे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब इसका ऑपोजिट क्लोज करने वाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, एक लाइन में, देखो सीरीज में जा रहे हैं हम। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। अब इसका जो ऑपोजिट से क्लोज करेगा ना, उसको हम बोलेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको अपोजिट से कौन क्लोज कर रहा है? ये वाला, तो इसको क्या बोलेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, यहां देखो, इसको देखो गौर से, ये है मेरा बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर, तब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसको बोला जाएगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, मतलब ऑर्डर आप मेंटेन करेंगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑर्डर मेंटेन करने से कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो आप इसी तरह से एक ही कन्वेंशन आप फॉलो करिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तो आपने ऐड कर लिया, आप बोलेगा सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। क्या फर्क पड़ता है? जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे ना तब फर्क पड़ने लगेगा, फर्क पड़ने लगेगा। इसलिए आप एक ही ऑर्डर वाला चीज फॉलो करिए। तो यहां पे आपने लिखा ए प्लस बी, तो ये बन गया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है? अब देखो थ्री डायमेंशन में बोला, ये तो स्पेस में दिखा दिया था। अब देखो ये वाला एक रेड वेक्टर ऐसे जा रहा है, दूसरा वाला वेक्टर दूसरे प्लेन में चला गया, इस प्लेन में नहीं है, अब दूसरे प्लेन में चला गया, सपोज इस तरह से। ठीक है, ये वाला। तो तीसरा वाला वेक्टर देखो, ये जो मतलब ये कैप का जो है ना, ये मार्कर का जो कैप है, ये मार्कर का जो कैप है, ये एरो समझना। तो ये एरो का डायरेक्शन इधर है, ये ब्लैक वाले एरो का डायरेक्शन उधर है। ठीक है, अब क्या करना है, इस वेक्टर को और इस वेक्टर को मेरे को ऐड कर देना है। देखो ध्यान से, ये वाला वेक्टर इधर जा रहा है, ये वाला वेक्टर इधर जा रहा है, ऐड करना है मेरे को। तो क्या करेंगे, यहां जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां से एंडिंग पॉइंट तक कनेक्ट कर दो। तो ये रहा मेरा एरो, तो इसको कनेक्ट कर दो। तो ये वाला जो वेक्टर होगा ना, ये वाला, ये ब्लू कलर का वेक्टर, ये मेरा क्या मिल जाएगा? इस वेक्टर और इस वेक्टर का एडिशन मिल जाएगा। तो इस दोनों वेक्टर को भगा करके हम ये वाला कर देंगे, तो हमको मतलब रिजल्टेंट मिल जाएगा उस चीज का। तो रिजल्टेंट्स वगैरह सब चीज की बात करेंगे, अभी फिलहाल समझ लीजिए। यहाँ पे तो हम प्लेन्स में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा प्लेन में ही डिस्कस करेंगे। आपका तो वेक्टर्स का तो खूबसूरती आपका स्पेस में आता है ना, तो आप स्पेस में डिस्कस करिए। ठीक है, तो आपको एडिशन समझ में आ गया। तो ट्रायंगल लॉ, ठीक है, मतलब ऐसा गया, जो क्लोजिंग साइड होता है वो उस वेक्टर का एडिशन देता है। अब सुनो,
सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है निगेटिव एडिशन, बोल ही सकते हैं ना, निगेटिव एडिशन बोल सकते हैं। देखो यहां पे अगर आपको पूछा कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बताइए, तो हम बोल सकते हैं सर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मतलब और कुछ नहीं, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर बोल सकते हैं, है ना। अब सवाल उठता है सर ये माइनस बी वेक्टर क्या है? माइनस बी वेक्टर का मतलब जैसे ए वेक्टर है ना, उसके डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए, उसका क्या कर दीजिए, उसका डायरेक्शन आप अपोजिट कर दीजिए। तो जब आप डायरेक्शन अपोजिट कर दे रहे हैं तो उस वाले जो वेक्टर है ओरिजिनल वेक्टर का, उसका बस आप डायरेक्शन अपोजिट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ए वेक्टर का इतना ही लेंथ था, तो माइनस ए वेक्टर का लेंथ सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन माइनस लगाने से डायरेक्शन बदलता है, मैग्नीट्यूड नहीं। क्या बदलता है? सिर्फ डायरेक्शन बदलता है, मैग्नीट्यूड नहीं। तो ए वेक्टर इतना ही लंबा है, ए माइनस ए वेक्टर भी इतना ही लंबा है, लेकिन अंतर क्या हुआ, ए वेक्टर इधर से इधर जा रहा था, माइनस ए वेक्टर इधर से इधर वापस लौटना लगेगा, ठीक है। तो कोई वेक्टर अगर उधर जा रहा है ए वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन आप खाली घुमा देंगे ना तो माइनस बन जाएगा, बस। उसी तरह से बी वेक्टर अगर इधर जा रहा है तो माइनस बी वेक्टर इधर जाने लगेगा, बस, ठीक है। तो यहां पे तो देखो, इधर देखो, ए वेक्टर सपोज इधर है, बी वेक्टर सपोज इधर है। अगर हम तुमसे पूछते कि बताइए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है, तुम बोलते सर, खुशी खुशी बोल देते सर ए वेक्टर है बी वेक्टर है तो इसको ऐसे कनेक्ट कर दो ना, तो ये बन जाएगा मेरा ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि हमको पता है इस वेक्टर को और इस वेक्टर को जोड़ना होता है, तो हमको तीसरा साइड वाला ऑपोजिट साइड एडिशन मिल जाता है। यही तो जानते हैं ना ट्रायंगल लॉ से। अब सुनो, आपको चाहिए ए वेक्टर माइनस चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, आप ए वेक्टर को ऐड करेंगे किसके साथ में, निगेटिव वेक्टर के साथ में। तो हमको तो ये पता है कि बी वेक्टर इधर है इतना ही लेंथ का अगर हम मान लो इधर घुमा दें, तो ये अगर बी वेक्टर है तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा ना। अब आपको क्या फाइंड करना है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर को ऐड करना है। तो कैसे करते हैं, हम तो जानते हैं इस वाले वेक्टर को और इस वाले वेक्टर को एक ही सीरीज में अगर हम जाएंगे तो यहां पहुंचेंगे। तो आपने जहां से शुरुआत की थी यहां से, और जब के आपने खत्म किया या इधर तीर मारो, तो ये वाला जो आपने तीर मारा तो ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला आप ऑर्डर मेंटेन करिए, आप वेक्टर्स में आप ऑर्डर मेंटेन करेंगे तो साइन का कन्वेंशन प्लस माइनस में दिक्कत नहीं होगा, आप प्लस में भी ऑर्डर मेंटेन करिए, दिक्कत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो आई होप काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये सारे फॉर्मूलाज, जो आपका फंडामेंटल्स वगैरह से ये सारी चीजें होती हैं, इसको नोट करिए। अब हम लोग सीखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर। देखो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन, आप दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन थोड़ा देर बाद आएंगे, लेकिन उससे पहले किसी वेक्टर का स्केलर के साथ कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन वो देख लो। जैसे कोई स्केलर नंबर लिया आपने, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक वेक्टर है मेरे पास ए वेक्टर, इसको कोई स्केलर नंबर 5 ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें बस यही फर्क पड़ता है कि आपका जो वेक्टर होता है उतना स्केलर टाइम्स हो जाता है। जैसे आपने +5 से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स हो गया, 5 गुना हो गया, लेकिन क्योंकि ये प्लस साइन है तो इसलिए साइन में इसके डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो 5 यूनिट्स इधर डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपने -5 से मल्टीप्लाई किया तो ठीक है, आपका मैग्नीट्यूड भले ही 5 यूनिट्स का हो जाए, लेकिन माइनस डायरेक्शन में है इसलिए इसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। ये अगर इधर जा रहा था तो ऑपोजिट में इधर आने लगेगा, ठीक है। अब ये काफी बेहतरीन सा सवाल है, इससे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। हर मतलब कहीं पे भी वेक्टर पढ़ाया जाता है ना, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये कराया जाता है, इससे आपको पता चल जाता है ट्रायंगल लॉ एडिशन का, आपको काफी अच्छे से आइडिया हो जाता है इसमें। अगर मान लो इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द वेक्टर्स डिटरमिन्ड बाय द 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, व्हाट आर द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द अदर साइड्स टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि ठीक है चलो एक रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं हम। हेक्सागन का मतलब होता है एक क्लोज साइडेड फिगर जिसमें सारे साइड्स आपके सेम हो और 6 साइड्स होने चाहिए, तो हेक्सागन बन गया। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका हम वर्टेक्स डिफाइन कर दे रहे हैं। सपोज मान लो यहाँ पे वर्टेक्स मैंने डिफाइन किया L M, ये N ले लो, O ले लो, P ले लो, Q ले लो, ठीक है, ये वर्टेक्स हो गया। और आपको बोला कि कोई भी 2 एडजेसेंट साइड ले लीजिए, उसमें एक वेक्टर है A वेक्टर और दूसरा है आपका B वेक्टर। तो मैं क्या करता हूं, इसको इस डायरेक्शन में ये A वेक्टर कंसिडर कर दे रहा हूं और इस वाले डायरेक्शन में इसको मैं B वेक्टर कंसिडर कर दे रहा हूं। अब मुझे पता है कि अगर मैं इस दोनों को अगर ज्वाइन करूं, अगर इसको मैं अगर कनेक्ट कर देता हूं ये वाले पॉइंट को, तो हमको इसके हेक्सागन के प्रॉपर्टी से पता है कि ये वाला जो डायगोनल है आपका, ये इसका डबल होता है
होता है ना, इसका भी डबल होता है क्योंकि सारे साइड्स आपके सेम है। तो आप वो मेंसुरेशन वाला क्लास 8 या 9 बच्चे से पूछिएगा, बोलेगा बेटा थोड़ा इधर आना बता देना तो ये डबल होता है कि नहीं, वो बोलेगा हाँ डबल होता है, प्रूव भी कर देगा, ठीक है। तो वो चीज नहीं जा रहे, ये एक्चुअली से पैरेलल होगा, ठीक है। तो डायग्राम इस तरह से हो गया। तो ये रहा बी वेक्टर। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम इसको कनेक्ट कर दिए तो ये मेरा 2b वेक्टर बन सकता है तो, ठीक है। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, परफेक्ट। ये वाला बन गया मेरा 2b वेक्टर। अब क्या करना है, अब आप क्या करिए, इसको आप ऐड कर दीजिए, इसको कर दीजिए, यहां से इधर तीर मारेंगे तो ये वाला वेक्टर क्या मिलेगा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो सिखाए थे ना, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिलेगा, परफेक्ट। ये वाला वेक्टर, और सपोज आपने ये वाला वेक्टर शो किया है, ये वाला वेक्टर और ये वाला, आपको नहीं पता ये वेक्टर कितना है, तो मान लेते हैं कहां से कहां तक जा रहा है, एन से ओ जा रहा है, तो हम ले लेते हैं एन ओ वेक्टर। नहीं पता हमको, निकालेंगे अभी। लेकिन क्या हम इस ट्राइंगल से, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से लिख सकते हैं रिलेशन कि ये वाला वेक्टर मतलब कौन सा, एल एन वेक्टर दिस वेक्टर प्लस एन ओ वेक्टर, क्या ये बराबर हो सकता है एल ओ वेक्टर के? क्या ये बराबर हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो आप एल एन वेक्टर को लिखिए ना, एल एन वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख डालो। एनओ वेक्टर तो निकालना है तो रहने दो, साथ ही साथ एलओ वेक्टर का मतलब 2b वेक्टर, तो चलो आओ इधर 2b वेक्टर। अब क्या करो, एनओ वेक्टर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, 2b वेक्टर से माइनस कर दोगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को, करोगे ना। तो यहां से देखो 2b वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा, 2 - 1 कितना हो गया, ये हो गया आपका बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो हमको ये पता चला कि एनओ वेक्टर जो है ना, ये वाला वेक्टर, ये और कुछ नहीं बी वेक्टर माइनस ए वाला वेक्टर है। बस खेल खत्म हो गया। आपको बस ये वाला साइड चाहिए था, ये साइड दिया हुआ था, आपको ये साइड मिल चुका है। अरे तो इसमें क्या है, आप अगर इधर एरो दोगे ना, ऑर्डर में बोला ना, टेकन इन ऑर्डर कहने का मतलब आप ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे ऑर्डर दिखा दो। तो ये वाला वेक्टर ये ए बी हो गया। अब ए बी वेक्टर प्लस दिस वेक्टर ये हो गया, परफेक्ट। तो बाकी सब तो तुरंत निकल जाए। कैसे, हमको जानते हैं कि ए वेक्टर इधर जा रहा है और ए वेक्टर इधर, डायरेक्शन अलग है, तो हम इसको क्या माइनस ए वेक्टर नहीं बोल सकते? अरे बोल सकते हैं। उसी तरह से ये अगर बी इधर जा रहा है, इतना मैग्नीट्यूड का अगर वापस आ रहा है, तो हम क्या इसको माइनस नहीं बोल सकते? अरे बोल सकते हैं। ये वाला अगर इधर जा रहा है तो यहां पे हमको ये इधर जाता हुआ दिख रहा है, तो क्या हम इसको इसका निगेटिव नहीं बोल सकते? हाँ बोल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मतलब ये क्या बन जाएगा आपका, ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आपको यही निकालना था कि आपको 2 वेक्टर दे दिया था, ए वेक्टर बी वेक्टर, बाकी साइड्स आपके पूछ रहे थे कितना कितना है। तो ये वाला हमको ए वेक्टर दिया है, ये बी वेक्टर दिया है, ये साइड निकल गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये वाला साइड निकल गया माइनस ए वेक्टर, ये वाला निकल गया माइनस बी वेक्टर, और ये वाला निकल गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, या फिर माइनस ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। समझ में आ गया? नोट करिए। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा स्पेस कोऑर्डिनेट्स की। स्पेस कोऑर्डिनेट्स 3 तरह का जनरली हम लोग पढ़ते हैं, और ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे स्पेस कोऑर्डिनेट्स होते हैं। हायर स्टडीज थोड़ा एडवांस पे जाएंगे तो और भी इससे अलावा भी और कुछ मिलेंगे, उतना नहीं जाते हैं। आप 3 पे ही फोकस करते हैं क्योंकि आपको 3 पढ़ना है। इसमें से पहला है आपका रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दूसरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, और तीसरा है पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। हम सजेस्ट करेंगे कि बउआ तुम ये जो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़ के आए हो ना बचपन से, कभी नहीं भूलोगे। कोई भुलाने का कोशिश भी करेगा ना तो भी नहीं भूलोगे। इसलिए तुमको ज्यादा स्ट्रेस किस पे देना है, तुम ज्यादा स्ट्रेस दोगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स पे और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पे। हमको पता है कि बहुत लोगों को टफ लगता है, यकीन मानिए जब हम पढ़ा देंगे तो हो जाएगा आसान। क्या हो जाएगा, हलवा हो जाएगा, खा लीजिएगा, ठीक है। सिलेंड्रिकल और पोलर स्फेरिकल, क्योंकि आपको क्वेश्चन ट्विस्ट करना होगा तो इसी दोनों कोऑर्डिनेट्स में पूछ देगा। और अगर कार्टेशियन में पूछा, अरे कोई भी बना देगा, कोई भी बना देगा, सब बना देंगे, लेकिन फंसते कहां है लोग, इस दोनों कोऑर्डिनेट्स में। तो टाइम है इसको सीखने के लिए, इसको बाद में सीखेंगे। आते हैं थोड़ा डिस्कशन करते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का, जो बचपन से हम लोग सीखते हुए चले आ रहे हैं। ये जो बात कर रहे हैं हम लोग स्पेस की, जब भी बात करेंगे तो यहां में हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे वेक्टर एनालिसिस में हमेशा 3 डायमेंशन में। कितना, लेकिन आपको पता है कि डायमेंशन होते हैं अनंत, आपको उस अनंत में नहीं जाना है, 3 डायमेंशन में मैक्सिमम जाना है, ठीक है।
तो उसके लिए हम बनाते हैं 3 डायमेंशनल एक्सिस। 3 डायमेंशनल एक्सिस बनाने के बाद आपको बन जाएगा एक 3 डायमेंशनल स्पेस। कैसे? देखो, ये वाला हुआ, ये इस तरह से 3 डायमेंशनल एक्सिस। मान लो सपोज ये x है और ये y है और ये z है, ये सॉरी क्या कर दिया, ये x एक्सिस है तो ये x डैश मतलब निगेटिव x एक्सिस, ये y है पॉजिटिव y, ये आ जाएगा निगेटिव y, ये पॉजिटिव z, ये सपोज मान लो निगेटिव z। ठीक है, कितना दिख रहा है तुमको? मतलब अगर हम तुमको बोलें कि ठीक है थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सा दृष्टिकोण अपना चेंज करो और थोड़ा सा देखो तो कितना दिख रहा है स्पेस अलग अलग जगह। तुम बोलोगे सर एक तो ऐसा जगह हो सकता है ना कि जहां पे x, y और z सब के सब पॉजिटिव हो जाएं। ठीक है, सब के सब पॉजिटिव हो जाएं। तो इसको देखो, डायग्राम हम थोड़ा सा अलग टाइप का बना दे रहे हैं, 3 डायमेंशन हम दिखाई दे रहे हैं तुमको, कुछ इस तरह का दिखेगा। वेक्टर एनालिसिस में आपको विजुअलाइजेशन आप नहीं करेंगे ना तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। एक बड़ा सा क्यूब बनाओ, पहले ये बनाओ क्यूब, उसको फिर 8 भाग में डिवाइड कर देंगे। ये ठीक है। अब यहां से एक पार्ट तो ये चला जाएगा ऐसे, और अंदर से ये बक्सा को पहले हम 2 भाग में दिख रहा है बक्सा तुमको, एक भाग में ये किए, एक भाग में ये किए। अब क्या करेंगे, इसको इधर से भी भाग दे दो, ऊपर से भी काट दो एक बार इस तरह से। ठीक है, तो आपने इधर से भी काटा। ठीक है, ये काटने के बाद आप इसको बीच से भी काट दो एक बार आप इधर से भी काट दो। कटा हुआ दिख रहा है? आई होप अब दिख ही रहा होगा। और बीच का जो पोर्शन है ना, इसको मैं ले रहा हूं ये एक्सिस, ये ठीक है, यहां से ये वाला चीज एक इधर निकलेगा, एक जो आपके आंख में घुसेगा इधर, ये पीछे जाएगा, ये आपके पीछे जाएगा, ये आपके आंख में निकलेगा बाहर, फिर एक लेफ्ट साइड जाएगा, एक राइट साइड जाएगा, ऐसे कुछ। तो एक राइट साइड गया, एक लेफ्ट साइड गया, फिर एक बोर्ड के अंदर घुस रहा है। किधर जा रहा है? बोर्ड के अंदर घुस रहा है। एक बोर्ड के बोर्ड से बाहर आके आपके स्क्रीन में से निकल के आपके आंख में घुस रहा है, और एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है यहां पे। तो बस इससे ज्यादा क्लैरिटी हम नहीं बना सकते। ये अब विजुअलाइज कर लो कि क्या चल रहा है यहाँ पे। आई होप दिख रहा होगा। और अगर नहीं भी दिख रहा है तो वीडियो पॉज करो और गूगल में टाइप करो, लिखो ऑक्टेंट। क्या लिखोगे? ऑक्टेंट। उसमें आपको क्या करेंगे ना, अगर डिजिटल बोर्ड रहता ना तो हम दिखा देते। ठीक है, आने वाले समय में हम तो कोशिश कर रहे हैं जल्दी से पैसा कलेक्ट हो जाए तो हम डिजिटल बोर्ड ले लें। तब डिजिटल बोर्ड होने से क्या होगा ना फायदा, मतलब क्लासेस इतना मस्त तरीके से चलेगा ना, अरे इतना क्रिएटिव तरीके से चलेगा ना, तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो। तुमको हर चीज तुमको दिखा देंगे। मतलब मेरे पास तो रहेगा, अच्छे से हम नेट सर्फ करके दिखा सकते हैं, उसमें एनिमेशन दिखा सकते हैं, है ना। मतलब इतना मैं जो लिख रहा हूं ये सब चीज नहीं, आपको नोट्स ऑलरेडी मतलब लिखा हुआ रहेगा, फिर पीडीएफ भी जो मांगते रहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, क्लास का स्लाइड्स भी मिल जाएगा। कितने बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल नया है स्टार्टअप, तो ग्रो करने में टाइम लगेगा, लेकिन मुझे आशा है कि काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। जब ग्रो कर जाएगा, आप लोग का सपोर्ट रहेगा, फाइनेंशियली आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे, तो मैं तो डिजिटल बोर्ड भी लेकर के एकदम धुआंधार क्लास चला दूंगा। ठीक है, तो यहां पे जब ये टाइप करोगे ना ऑक्टेंट, तो तुमको दिखेगा, तुमको एनिमेशन से दिखा देगा क्या है। फिलहाल मैंने कोशिश किया है, आई होप इससे तो समझ में आ रहा होगा। बहुत ही अच्छा डायग्राम बना है, मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा डायग्राम है, क्योंकि देखो इधर है, अब ये 8 भाग में बट गया है। कैसे? देखो, एक भाग तो ये हो गया, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, चौथा भाग ये, पांचवा इधर गया, छठा इधर गया, सातवां इस कोने का और आठवां इस कोने का। टोटल 8 पार्ट्स हैं। तो ये जो 8 भाग है ना, इसको बोला जाता है ऑक्टेंट्स। इसको बोला जाता है ऑक्टेंट्स। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो 8 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बोला जाता है ऑक्टेंट्स 3 डायमेंशन में। ठीक,
अब यही 3 डायमेंशन को अगर मान लो हम, ये तो स्पेस में बात हो गई, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम इस चीज को एक एक्सेस भगा दिए, मान लो चलो भगा उसको, तो ये स्पेस क्वाड्रेंट्स जो फाइनली आपके बने ना, 8 स्पेस क्वाड्रेंट्स बने हैं, तो उसमें ऑक्टेंट है, एक ही क्वाड्रेंट होगा जिसमें आपके सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। तो इसमें एक क्वाड्रेंट आपका होगा, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव ऑक्टेंट बोलेंगे उसको, या फिर पॉजिटिव क्वाड्रेंट बोलेंगे स्पेस में। लेकिन वही चीज तुम 2 डायमेंशनल में प्रोजेक्ट करोगे तब ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, अच्छा ये रहा, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से आप क्वाड्रेंट्स डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वेक्टर्स की दुनिया में जब आपका 2 डायमेंशनल वेक्टर्स रहेगा, जब आप प्लेन पे बात करेंगे चीजों की, तब हम लोग यूज करेंगे ये वाला। और जब 3 डायमेंशन में हमारा वेक्टर रहेगा, जब 3 डायमेंशन में हमारा वेक्टर रहेगा, तब हम लोग बात करेंगे ऑक्टेंट्स की, ठीक है। तो ऑक्टेंट्स नाम याद रखना, क्योंकि पॉपुलर नाम है, तो आप इसको अच्छे से आप इसको नोट करिए और याद रखिए, ठीक है। और ये दोनों चीज पे हम लोग स्ट्रेस करेंगे कुछ समय के बाद, आप पहले इसको अच्छे से नोट करिए। अब सुनो, अब बात करते हैं हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। कोई भी वेक्टर है तो उसको हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं अलग अलग जगह पे। किसको रिजॉल्व करेंगे? एक वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। कौन से वेक्टर को? सबसे पहले तो एक टर्म डिफाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है, हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। वेक्टर हम लोग किस लिए यूज करते हैं पता है? लोकेशन बताने के लिए। पोजीशन वेक्टर किस लिए यूज होता है? किसी भी चीज का लोकेशन बताने के लिए। मान लो हवा में, सपोज मान लो एक डॉट है, ऐसा कुछ डॉट, ये डॉट दिख रहा है, ये मेरा हाथ का ये बना है डॉट, इसको हमको पोजीशन दिखाना है। इसका कैसे दिखाएंगे? उसके लिए आपको रहना चाहिए एक रेफरेंस पॉइंट, जिसको बोला जाता है मैथमेटिक्स में ओरिजिन। मान लीजिए ये मेरा ओरिजिन है, कहाँ? ये पॉकेट, ये बटन दिख रहा है, ये ओरिजिन है और ये पॉइंट है। तो हमको दिखाना ये लोकेशन किधर है, तो हम क्या करेंगे? अपने ओरिजिन से तीर मारेंगे उधर। किधर? इधर मारा तीर, इधर। ये पॉइंट इधर खिसक गया। अब क्या करेंगे? यहां से ओरिजिन से मारेंगे तीर इधर, ठीक है, इधर मारा तीर। ये जो हम ऐसे 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 करके तीर मार रहे हैं हवा में, तो ये कहां पे मार रहे हैं? स्पेस कोऑर्डिनेट्स में। अब यही चीज आप 3 तरह से दिखा सकते हैं। एक रेक्टेंगुलर स्पेस कोऑर्डिनेट, एक सिलिंड्रिकल स्पेस कोऑर्डिनेट, और तीसरा है पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो अभी हम लोग फिलहाल अभी अपना रेस्ट्रिक्शंस स्टडी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? कि आप एक क्यूब बना दीजिए। क्यूब बनाने से होता है क्या कि चीजें आपको आसानी से दिख जाती हैं। तो क्या करते हैं, इधर क्यूब बनाए, ये इधर जाए, इधर गया और इधर गया, ये इधर। अब इसमें मैं एक्सेस दिखा दे रहा हूं। सपोज ये रहा मेरा y एक्सिस, ये रहा मेरा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, और ये वाला सपोज z एक्सिस। अब तो एक्सिस दिख रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल हम पॉजिटिव में, पॉजिटिव ऑक्टेंट में है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव स्पेस क्वाड्रेंट में है, तो हम निगेटिव में नहीं जाएंगे सुविधा के लिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, आप कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको एक रेफरेंस मिल गया ना, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। इधर जाइए, इधर जाइए, निगेटिव में जाइए, ऊपर जाइए, नीचे जाइए, कहीं पे भी जाइए। अभी फिलहाल समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए यहां पे एक पॉइंट हम लोकेट कर दे रहे हैं, इस वाले पॉइंट को। ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम दिया मैंने P। क्या नाम दिया? P। और इसका कोऑर्डिनेट सपोज x यूनिट है, y यूनिट है, z यूनिट है, ठीक है। मुझे क्या करना है? एक पोजीशन वेक्टर बनाना है। कहां से बनाएंगे? ये ओरिजिन है मेरा, ये तो क्या बताया? ओरिजिन से तीर मारो जहां जाना है। तो मैंने ओरिजिन से तीर मारा, यहां आना है। अब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। एक तो ये तरीका है कि मैं डायरेक्ट दिखा दूं। मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि ठीक है, ये और कुछ नहीं, ये पॉइंट P है ना, तो इसको हम लोग बोल देंगे OP वेक्टर। क्या बोले? OP वेक्टर। अब ये वाला जो वेक्टर है ना, इसी का हमको रिजॉल्व कर देना है। उसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब होता है किसी भी वेक्टर को उसके डिजायर्ड या स्पेसिफाइड एक्सिस के टर्म्स में आप लिख दीजिए, उसका प्रोजेक्शन के टर्म्स में आप लिख दीजिए।
मतलब कितना यूनिट्स ऑफ एक्स एक्सिस, कितना यूनिट्स ऑफ वाई एक्सिस, कितना यूनिट्स ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखो तरीके हैं। जैसे पोजीशन वेक्टर मैंने दिखाया, ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर ये रहा मेरा पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पे हम लिखेंगे बहुत छोटा छोटा चीज लिखेंगे। देखो क्या, इसका तो एक्स एक्सिस का यूनिट भी आएगा, फिर वाई एक्सिस का यूनिट भी आएगा, जेड एक्सिस का यूनिट भी आएगा, आएगा तो ये एक्स एक्सिस का यूनिट, वाई एक्सिस का यूनिट और ये जेड एक्सिस का यूनिट। तो हम लिख देते हैं, ठीक है चलो, कुछ एक्स का रहेगा, एक्स पार्ट का रहेगा, कुछ वाई पार्ट का रहेगा और कुछ जेड पार्ट का रहेगा, इतना रहेगा। ठीक है, यहां पे हम कुछ बना रहे हैं, देखो देखो गौर से। एक्स एक्सिस में हम बताए थे एक यूनिट बना दीजिए जिसको आप यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो आप यूनिट वेक्टर बनाते हैं ना, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, आई कैप से। जो वाई एक्सिस में आप यूनिट वेक्टर बनाते हैं उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से। जो जेड एक्सिस में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से। तो आई कैप क्या है, आई कैप और कुछ नहीं, एक्स एक्सिस में या एक्स डायरेक्शन में, अरे एक्स डायरेक्शन, ये भी तो एक वेक्टर ही है ना, अरे देखो वेक्टर है तो एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जे कैप क्या है, वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर पूरा लिखो, के कैप क्या है, जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। ये सब एक्स वाई जेड मतलब आई जे के क्या है, एक्स वाई और जेड के यूनिट 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 वेक्टर्स हैं। ठीक है, आई जे के कैप क्लियर हो गया। कभी कभी आपको आई कैप नहीं लिखता, सिर्फ लिख देगा आई इस तरह से, आई के माथे पे वेक्टर लिख देगा। कभी कभी जे कैप नहीं लिखता, जे के माथे पे इस तरह से एरो दे देगा, और कभी कभी के कैप नहीं लिखता, के माथे पे इस तरह से एरो दे देगा। अरे दोनों का मतलब सेम है, लेकिन ज्यादा अच्छा यही लगता है क्योंकि यूनिट है ना, तो यूनिट को टोपी पहनाओ ना, क्यों तुम बार उसको वेक्टर दे देते हो, क्यों उसको जिंदगी दुनिया भर का बोझ दे रहे हो। सांसारिक बोझ नहीं देना चाहिए ना बच्चों को, तो बच्चों को क्या है, एक टोपी पहना के छोड़ देना चाहिए। तो टोपी पहना के छोड़ दिया यहाँ पे मैंने। तो एक्स वाई जेड डायरेक्शंस में यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, यहां पे जो मैंने लिखा है ना एक्स वाई जेड, वही चीज मैंने कोऑर्डिनेट्स में लिखा है। अगर यहां पे लिखा रहता ए बी सी तो मैं लिख देता ए बी सी, एल एम एन तो मैं लिख देता एल एम एन। तो यहां पे जो पहला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एक्स का कोऑर्डिनेट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई का कोऑर्डिनेट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जेड का कोऑर्डिनेट। मतलब इतना यूनिट्स एक्स का, इतना यूनिट्स वाई का, इतना यूनिट्स जेड का। तो इसको वेक्टर में, मतलब इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे जो आपका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है वो पहले आप लिखेंगे एक्स, कितना यूनिट्स आई, तो आप लिखेंगे एक्स आई कैप, प्लस वाई लिखेंगे जे कैप, प्लस जेड लिखेंगे के कैप। ये बन गया है पूरी की पूरी तरह से ये वाला वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। समझ में आया इस वाले वेक्टर को लिखने का तरीका। आपने लिखा एक्स आई कैप, वाई के कैप, जेड के कैप। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए कि जो ओपी वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर बता दो, तो क्या बोलोगे, सर इसका यूनिट वेक्टर और कुछ नहीं ओपी कैप लिख देंगे हम, तो ओपी कैप लिखेंगे। ओपी कैप का मतलब होता है ओपी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। ठीक है, अब सवाल उठता है सर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें अगर वो एक्स वाई जे या आई जे के टर्म्स में लिखा है। तो बस आपको और कुछ नहीं करना, आपको ये करना है, देखो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, रूट अंडर कर दोगे इसका जो कोऑर्डिनेट्स है ना उसका स्क्वायर। आई के साथ क्या अटैच्ड है, एक्स, तो आप x का स्क्वायर करोगे ब्रैकेट में। अगर यहां माइनस भी रहेगा ना तो माइनस को ब्रैकेट में लोगे। ठीक है, y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर क्या है, z है तो z का स्क्वायर हो जाएगा। इसका आप रूट फाइंड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कोई वेक्टर है मेरे पास, r वेक्टर है, r वेक्टर बोला 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप, ये बोल दिया।
तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें x काटा है 2 यूनिट्स पे, y काटा है 3 यूनिट्स पे, z काटा है -8 यूनिट्स पे। अगर हम इसका बोलें ठीक है इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, तो क्या बोलोगे सर ये और कुछ नहीं r कैप होगा, और कैप का मतलब r वेक्टर बाय मॉड ऑफ r वेक्टर होता है। तो यहां से हम पहले मॉड ऑफ r वेक्टर निकाल लेना, तो ये r वेक्टर क्या है, यह लिख देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप, ये हो गया डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर दीजिए दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करना है और -8 का स्क्वायर कर देना है। जो कुछ भी आएगा सबको इंडिविजुअली आप डिवाइड कर दीजिए। तो करके देखते हैं, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 8 का स्क्वायर मतलब 88 64। ऐड कर दीजिए 4 4 8 9 8 17 का 7 हाथ में 1 करो 6 7 रूट अंडर 77। तो इसको आप लिख सकते हैं 2/√77, ये हो गया आई कैप प्लस 3/√77 जे कैप। ब्रैकेट्स प्लीज यूज करना, हम हमेशा यूज करते हैं ताकि साइन का दिक्कत ना हो, इसलिए तुमको ही बोल रहे हैं साइन का दिक्कत ना हो, इसलिए ब्रैकेट्स यूज क्या करो। फिर यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस है ना, तो आप एक काम कर सकते हो प्लस लिख के -8 को अंदर में लिखो या फिर माइनस को बाहर में लिख करके आपको जो करना है करो। तो मैं इधर लिख दे रहा हूं -8 डिवाइडेड बाय √77 के कैप। तो इसे माइनस अंदर में रखने से फायदा ये होता है ताकि हमको इस ब्रैकेट वाले को हम अलग अलग टुकड़ों में निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो x यूनिट इतना निकल गया, y यूनिट इतना निकल गया, z इतना निकल गया। ठीक है, आप माइनस बाहर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट सबकी अपनी चॉइसेस होती है, अपनी प्रेफरेंसेस होती है, तो आपको जो प्रेफरेंस है चॉइसेस लगे आप वो फॉलो करो। आई होप ये पोजीशन वेक्टर को कैसे करते हैं नहीं करते हैं यह चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसका रिजोल्यूशन करना भी आपको समझ में आ गया, कैसे हम रिजॉल्व करते हैं वेक्टर्स को। मैंने क्या किया, किसी भी एक वेक्टर को इस डायरेक्शन में जो था इसको मैंने रिजॉल्व किया, कैसे, एक x यूनिट्स पे, एक y यूनिट्स पे, एक z यूनिट्स पे। तो सुनो डायग्राम से कैसे दिखेगा हमको ये दिखेगा कि ये वाला जो वेक्टर है ना, इसका जब आप कॉम्पोनेंट फाइंड करोगे ना, इसका जब कॉम्पोनेंट फाइंड करोगे, इसका जब कॉम्पोनेंट फाइंड करोगे, मतलब सबका रिजोल्यूशन अलॉन्ग x अलॉन्ग y अलॉन्ग z, तो इसका मतलब ये इतना, ये तो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब ये इतना ये इतना इतना सब उधर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इसको जब प्रॉब्लम करेंगे ना तो काफी चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, इसको आप नोट करिए। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं हम लोग। डायरेक्शन कोसाइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेक्टर एनालिसिस में। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज में प्रॉब्लम है तो आपका पूरी तरह से चला जाएगा। क्या चला जाएगा, डायरेक्शन, ये वेक्टर एनालिसिस जाएगा, फिर आपका एनालिटिक ज्योमेट्री चला जाएगा, स्टैटिक्स डायनामिक्स, फिर प्रॉब्लम्स जो कॉम्प्लिकेटेड वाले वेक्टर से रिलेटेड होते हैं नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आप इसको समझिए, अच्छे से समझिए, सिंपल चीज है। मान लीजिए कोई हवा में कोई एक लाइन है, ठीक है, इसका बोला कि इस लाइन का आप डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन के जस्ट पैरेलल एक और लाइन बना देंगे ओरिजिन से निकलता हुआ। तो यहां से ओरिजिन से निकलता हुआ सपोज यहां पे एंड किया, इस पॉइंट का नाम दे दिया P और इसका कोऑर्डिनेट सपोज मान लिया x y और z। ठीक है, तो यहां से इधर जो गया है इसका नाम दे रहा है सपोज r वेक्टर। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो मान लीजिए ये वाला जो लाइन है ना वो x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, ये वाला जो लाइन है वो y एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और z एक्सिस से गामा एंगल बना दे रहा है। ठीक है, तो सबका अगर मैं प्रोजेक्शन, यहाँ पे जो होगा ना सबका प्रोजेक्शन आप निकालेंगे। इसका प्रोजेक्शन आप कर दीजिए x पे, इसका प्रोजेक्शन कीजिए y पे, इसका प्रोजेक्शन कीजिए z पे। तो सपोज आपको x पे प्रोजेक्शन करेंगे और ये वाला जो है वेक्टर है इसका नाम मैंने दिया है r वेक्टर। r वेक्टर जो है इसका पोजीशन वेक्टर है। तो इसको अगर मान लीजिए इसका मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करूं तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, तो उसको मैं नाम दे रहा हूं स्मॉल r। r क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो वही करते हैं ना, इसका प्रोजेक्शन हमको गिराना है तो क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन मल्टीप्लाइड विथ कॉस ऑफ अल्फा, फिर r cos बीटा, r cos गामा। तो ये आपका x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x का इंटरसेप्ट, ये y का इंटरसेप्ट हो जाएगा और ये z का इंटरसेप्ट हो जाएगा, मतलब पॉइंट हो जाएगा, लोकेशन हो जाएगा। यहाँ पे cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को नाम दिया गया है L, M और N। मैथमेटिक्स में इसको डायरेक्शन कोसाइंस में ये बोला गया है, cos अल्फा को L बोलेंगे, cos बीटा को M बोलेंगे, cos गामा को N बोलेंगे। ठीक है, अगर आपको अगर एंगल्स नहीं भी पता है ना तो आप क्या करेंगे, LMN का वैल्यू आपको दिया हुआ है तो यहां से आप एंगल्स भी निकाल सकते हैं इसका इनवर्स लेकर के। तो जनरली आपको डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में लिखना सही रहता है। तो cos अल्फा को L, M, N टर्म्स में बोल दिया।
अगर ऐसी बात है तो क्या हम x को LR बोल सकते हैं, y को MR बोल सकते हैं, z को NR बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। और ये जो आपका वेक्टर है ना, इसको आप कैसे लिखेंगे? अभी हम सिखाए पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका कि x कोऑर्डिनेट लिखिए उसके साथ i कैप, y कोऑर्डिनेट लिखिए उसके साथ j कैप, z कोऑर्डिनेट लिखिए उसके साथ k कैप। तो x के जगह पे LR आ जाएगा, y के जगह पे MR आ जाएगा और z के जगह पे NR आ जाएगा। परफेक्ट। तो ये आपने निकाल लिया R वेक्टर। हमको ये भी पता है कि R कैप मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब वन। तो R कैप का मतलब क्या होता है? R वेक्टर बाय मॉड ऑफ R वेक्टर। R वेक्टर मैंने लिखा, मॉड ऑफ R वेक्टर मैंने जैसे नाम दिया था R, रहने दो। R वेक्टर को ये वाला चीज उठा करके यहां पे डाल दो, LR I कैप, MR J कैप, NR K कैप। डिवाइड कर दीजिए R के साथ में, सबको इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो R सब कट जाएगा, बचेगा क्या आपका? LI कैप, MJ कैप, NK कैप। ठीक है। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड बोलूं कि देखो फाइनली आपको मिला क्या कि R कैप बराबर ये मिला है। इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं आपको निकालने बोलूं तो आप क्या करेंगे? रूट अंडर ऑफ दिस स्क्वायर प्लस सिखाए अभी, तो उसी तरह से ही निकाल लिया। इसका यूनिट क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 यूनिट। तो इसीलिए इक्वल कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये दो रिलेशंस आपको काफी अच्छे तरीके से याद रहने हैं, क्योंकि आगे इसका काम लगेगा कि डायरेक्शन कोसाइंस जो है, L क्या है? डायरेक्शन कोसाइन, M भी है डायरेक्शन कोसाइन, N भी है डायरेक्शन कोसाइन। L जो है वो x डायरेक्शन कोसाइन है, M जो है वो y डायरेक्शन कोसाइन है, N जो है वो z डायरेक्शन का कोसाइन है। ठीक है। तो इसका स्क्वायर करके 1 होता है, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन कि कोई भी आप यूनिट वेक्टर को, कोई भी हवा में यूनिट वेक्टर है ना, उसको आप डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो R कैप लिखा हुआ है, इसको आप LI कैप, MJ कैप, NK कैप के टर्म्स में आप लिख सकते हैं। बहुत यूजफुल रिलेशन है, आगे चल करके काम लगेगा। ठीक है। तो इसको नोट। आज का एक आखिरी टॉपिक, डायरेक्शन रेशियोज। इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन बी प्रोपोर्शनल टू ए बी सी, दीज आर कॉल्ड द प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइंस। इसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे, या फिर डायरेक्शनल या डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे किसी लाइन का। क्या बताए? डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गया था ना? क्या था? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, जिसको हम L M N से रिप्रेजेंट करते थे। तो L इक्वल टू कॉस अल्फा था, फिर M इज इक्वल टू कॉस बीटा था, फिर N इज इक्वल टू कॉस गामा था। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू हमने 1 प्रूव किया था। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये भी तो 1 ही होगा। परफेक्ट, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन बी प्रोपोर्शन, अब जो आपका डायरेक्शन कोसाइंस था मतलब ये L M N, अगर ये मान लीजिए किसी के प्रोपोर्शनल हो गया, L प्रोपोर्शनल हो गया A के, M प्रोपोर्शनल हो गया B के, N प्रोपोर्शनल हो गया C के। हम इक्वल टू नहीं बोले, ध्यान रखिएगा, क्या बोले? प्रोपोर्शनल, कि उसका टाइम्स कुछ। ठीक है। L प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन कोसाइंस, किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस अगर ABC के प्रोपोर्शनल हो गया, तब हम ABC को डायरेक्शनल रेशियोज बोलेंगे या डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे या फिर प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे उस लाइन का। तो देखो, अगर L प्रोपोर्शनल है A के तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं L बाय A, M प्रोपोर्शनल है B के तो M बाय B, N प्रोपोर्शनल है C के तो N बाय C। ठीक है। अब लगा दो ऊपर में जो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वाला वो सब चीज था, सबको स्क्वायर करो, जोड़ दो, रूट कर दो, लिख सकते हैं न्यूमरेटर में। तो अगर न्यूमरेटर में ऐसा किया है तो डिनोमिनेटर में भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे प्रोपोर्शनल हैं। हमको ये भी पता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। तो नीचे में जो है ना रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है, रूट अंडर समेशन ऑफ A स्क्वायर। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि A स्क्वायर है तो कहाँ गया B और C। अरे समेशन A स्क्वायर का मतलब ही है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है। यहां पे आप समेशन बी स्क्वायर भी लिख सकते थे, उसका मतलब भी होता ए समेशन ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये सब स्टैंडर्ड नोटेशंस है मैथमेटिक्स में। तो यहां से क्योंकि ये वाला फैक्टर मिला ना, तो अब क्या करो, ए को इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लिख सकते हैं ना L इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय दिस, M इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय दिस, N इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय दिस। यहां तक हमको ये बात समझ में आ गई। ठीक है। अब सुनो, अब हम लोग निकाल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये पॉइंट्स है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है Q।
यहाँ का कोऑर्डिनेट सपोज मान लो x1 y1 z1, इधर का कोऑर्डिनेट सपोज q जिसका नाम है x2 y2 z2, ठीक है। ओरिजिन से ये निकला, परफेक्ट। तो एक वेक्टर बनेगा ओपी वेक्टर, ये वाला भी वेक्टर बनेगा ओक्यू वेक्टर। लिख दें तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो ओपी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ना, क्या बताए थे बताओ, ओपी वेक्टर को क्या लिखोगे, x1, बोलो बोलो, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, लिख सकते हैं। तो लिखिए x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x1 y1, यहां पे y1 j कैप प्लस z1 k कैप, लिख दिया। उसी तरह से ये वाला पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे, बोलोगे सर ये तो और कुछ नहीं OQ कैप है, OQ वेक्टर है, तो इसको हम लिख देंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब लगा दे ट्रायंगल लॉ, क्या बताए थे, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर है, तो देखो इस ट्रायंगल में ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर को हम ऐसा बोल सकते हैं तो कि OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर बराबर होना चाहिए OQ वेक्टर के, होना चाहिए। तो यहां पे इसको बेटा देखो, यहां OQ वेक्टर को क्या लिख सकते हो, हम तो लिख सकते हैं कि OP वेक्टर होता है प्लस PQ वेक्टर होता है। यहां से मुझे PQ चाहिए क्योंकि इसका तो डिस्टेंस चाहिए ना, डिस्टेंस मांगता है हमको, तो यहां से PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। OQ वेक्टर क्या है आपका, x2 i कैप, y2 k j कैप और फिर z2 k कैप, तो लिखो x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, ये हो गया OQ वेक्टर। माइनस करना है हमको किसको, OP वेक्टर को। OP वेक्टर क्या है, x1 i कैप, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, माइनस कर दीजिए तो मिलेगा x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। मिला ना, ये मिल चुका है, ये हमको PQ वेक्टर मिला है। लेकिन हमको क्या पूछा है, हमको तो पूछा है कि PQ का मैग्नीट्यूड बताइए या उसका लेंथ बताइए, डिस्टेंस बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो मान लेते हैं, चलो सपोज D मान लिया, दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये पूरा, इसको हम कैपिटल D मान लिया मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अगर किसी वेक्टर का निकालना रहता तो क्या करते हैं, रूट अंडर ऑफ दिस स्क्वायर। तो लिखेंगे हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर देंगे और z2 माइनस z1 का स्क्वायर कर देंगे। हो गया, क्लियर है। अब सुनो, क्योंकि एक लाइन है, लाइन का डायरेक्शन कोसाइन समझ में आया था, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ठीक है ना। तो उसका जो मैग्नीट्यूड था, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस वेक्टर को आप मल्टीप्लाई वगैरह वो सारी चीजें जो थी वो ठीक है। लेकिन अगर हम पूछे इसका डायरेक्शन रेशियो बताइए, अगर हम डायरेक्शन कोसाइन पूछेंगे तुम किसकी वैल्यू बताओगे, L M N की वैल्यू बोलोगे डायरेक्शन कोसाइंस में। L मतलब कॉस अल्फा, M मतलब कॉस बीटा, N मतलब कॉस गामा, LMN। डायरेक्शन रेशियो पूछे तो जो प्रोपोर्शनल होगा या प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो वेक्टर में ये है, देखो देखो इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है, तुम बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन जो है वो इसके प्रोपोर्शनल है। डायरेक्शन कोसाइन जो है y का वो इधर प्रोपोर्शनल है और डायरेक्शन कोसाइन है जो z का वो ये प्रोपोर्शनल है। तब इस केस में हम बोल सकते हैं डायरेक्शन रेशियो या फिर क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या होता है, x2 माइनस x1 ये हो गया, कॉमा दो, फिर y2 माइनस y1 ये हो गया, कॉमा दो, फिर z2 माइनस z1 ये हो गया। तो ये जो चीज है ये है हमारा डायरेक्शन रेशियो या फिर प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन। तो आज के लिए बस इतना ही, फंडामेंटल्स का क्लास था ये वेक्टर का, ताकि आपको एक अच्छा सा फील आ जाए कि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, फंडामेंटल्स। अभी का लेक्चर तो अब मुझे पता है कि आसान लगेगा क्योंकि ये क्लास 9, 10, 11, 12 से ये सब चीज करते हुए चले आते हैं। धीरे धीरे जैसे क्लासेस बढ़ेगा ना,
तब आपका कॉम्प्लिकेटेड वाली चीजें आने शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको पता है कि कॉम्प्लिकेट हमारे क्लास में तो कुछ होता नहीं, सब चीज को क्या बना देते हैं हम लोग, हलवा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।